नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त आनंद यादव एक बार फिर से एक नई वीडियो संख्या पद्धति में कंपटीशन एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जितने सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं, सभी सब्जेक्ट का मैं बारी-बारी से वीडियो बनाता रहूँगा। तो आज मैथ की पहली क्लास है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति संख्याओं का एक व्यवस्थित क्रम होता है। संख्या पद्धति संख्याओं का एक व्यवस्थित क्रम होता है। संख्या इसमें क्या होती है? संख्या वह गणितीय इकाई है। संख्या वह गणितीय इकाई है जिसमें कितनी वस्तुएं हैं का बोध होता है। जिसमें कितनी वस्तुएं हैं का बोध होता है। जैसे मैं दे देता हूं यहाँ पर, ये मान लीजिए ईंट है। ईंट, ये कितनी ईंटें हैं? अगर पूछी जाए ये कितनी ईंटें हैं तो इसका उत्तर मिलेगा 3। संख्या मतलब कितनी वस्तुएं हैं का बोध होता है। वह गणितीय इकाई है जिसमें कितनी वस्तुएं हैं का बोध होता है, संख्या कहलाती है। तो इसमें कितनी वस्तुएं हैं? 3 वस्तुएं हैं। जो 3 प्राप्त हो रहा है यही संख्या है। ठीक है, इसके बाद अंक समझ लेते हैं। जल्दी जल्दी सब कुछ समझ लेते हैं। अंक, अंक यानी डिजिट। डिजिट 10 डिजिट होते हैं, 0 से लेकर के 9 तक। डिजिट की संख्या यानी अंकों की संख्या 10 होती है, 0 से लेकर के 9 तक। कुछ लोग 9 करके देख करके 9 को देख करके सीधे बोल देते हैं कि अंक की संख्या 9 होती है, लेकिन 1 से लेकर के 9 होती है। उसके साथ अगर 0 भी जोड़ दिया जाए तो पूरा टोटल 10 हो जाता है। तो अंक की संख्या 10 होती है। इसके बाद समझ लेते हैं कि सबसे, जैसे अगर कोई पूछ लिया एक अंकों की सबसे छोटी संख्या, अगर एक अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछता है मतलब 1 डिजिट नंबर, तो ये हो जाएगा 1। अगर 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछता है तो 1 और 1 0 यानी 10। अगर 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछता है तो हो जाएगा 1 और 2 0। ये 3 अंक हो गए, ये 2 अंक, ये 1 अंक। तो 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100। इसी तरह एक वही रहेगा, 0 बढ़ाते रहेंगे जितनी भी संख्याएं पूछेंगे। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 10 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 10 अंकों की सबसे छोटी संख्या मतलब एक 1 रहेगा और 9 0 रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो है ये 10 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। अगर 10 अंकों की पूछ रहा है तो उसमें एक 1 रहेगा और बाकी 9 0 रहेंगे। ये सबसे छोटी संख्या जो पूछता है कि इतने अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए, तो इस तरह से होगा। अगर पूछ ले कि इतने अंकों की सबसे बड़ी संख्या, जैसे 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या, जब हम लोग अंक पढ़े हैं अंक, तो उसमें 0 से लेकर के 9 तक था। तो 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या जो रहेगी 9 रहेगी। कितनी? 9। 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9। अगर बोलूं 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या तो 2 9 यानी 99। अगर बोलूं 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या तो 3 9 मतलब 999। अगर 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या पूछूं तो जितनी बड़ी संख्या पूछूंगा उतना ही 9 रहेगा। 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9999। ठीक है। अब इसके बाद अंक भी समाप्त हो गया। अंक से जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अब उसके बाद आ जाते हैं हम लोग संख्याओं पर। संख्याओं के कितने प्रकार होते हैं? संख्याओं का पहला प्रकार होता है प्राकृतिक संख्या।
प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? नेचुरल नंबर गिनती की संख्या को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या क्या होती है? अगर छोटे बच्चों से पूछेंगे कि बाबू गिनती सुनाओ, तो वो बोलेगा 1 2 3 4 ऐसे पढ़ता चला जाएगा, और ये कभी समाप्त नहीं होता है, ये अनंत तक होता है। और अगर उसी बच्चे से पूछ लिया जाए कि गिनती तो सुना दी, अब प्राकृतिक संख्या सुना दो, तो बच जाएगा, और उसे प्राकृतिक संख्या नहीं पता रहेगा तो नहीं बता पाएगा। गिनती की संख्या का ही दूसरा नाम होता है प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन उठता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत। अनंत मतलब ये गिनती चलती रहेगी, इसका कभी समापन नहीं होगा, जिसका अंत ना हो। अब दूसरी संख्या पढ़ना है हमें, पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। होल नंबर गिनती की संख्या में, गिनती की संख्या यही रहेगी, डॉट 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 अनंत तक। गिनती की संख्या में, गिनती की संख्या में अगर शून्य को शामिल कर लिया जाए, गिनती की संख्या में अगर शून्य को शामिल कर लिया जाए तो ये हो जाएगा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण से क्या मतलब है? पूर्ण संख्या में ये देखिए, सबसे छोटी संख्या जो होती है पूर्ण संख्या में 0 होती है, और सबसे बड़ी संख्या अनंत होती है। 0 का इसमें क्या महत्व है? अगर कोई संख्या 1 है, किसी भी संख्या के पीछे अगर 0 लगा दिया जाए, किसी भी संख्या के पीछे अगर 0 लगा दिया जाए तो वो संख्या 10 गुनी हो जाती है। कितनी हो जाती है? उसकी 10 गुनी हो जाती है, मतलब उस संख्या को पूर्ण कर देता है। इसलिए सबसे छोटा पूर्णांक, पूर्ण संख्या जो होती है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है और सबसे बड़ी अनंत होती है। अब इसके बाद आता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर। पूर्णांक संख्या की परिभाषा होती है, संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर 0 के दाईं तरफ धन पूर्णांक, +1 +2 +3 ऐसे चलता रहेगा अनंत तक। संख्या रेखा पर 0 के दाएं तरफ धन पूर्णांक तथा 0 के बाएं तरफ ऋण पूर्णांक, -1 -2 -3 -4 ऐसे चलता रहेगा अनंत तक। ये हो जाएगा ऋण अनंत और ये हो जाएगा धन अनंत। पूर्णांक संख्या 3 प्रकार की होती है। एक होता है धन पूर्णांक, सॉरी ये ऋण पूर्णांक रहेगा, ये ऋण है, ऋण ऋण, तो ये ऋण पूर्णांक हो गया। और ये वाला धन है तो ये धन पूर्णांक हो गया। बीच में बचा शून्य पूर्णांक। पूर्णांक संख्या 3 प्रकार की होती है, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और शून्य पूर्णांक। अब इसमें जो ऋण पूर्णांक होता है, ऋण पूर्णांक, ये हमेशा धन पूर्णांक से छोटा होता है। ऋण पूर्णांक, धन पूर्णांक और शून्य पूर्णांक इन दोनों से हमेशा छोटा होता है। ऋण पूर्णांक, शून्य पूर्णांक तथा धन पूर्णांक दोनों से हमेशा छोटा रहता है। और इसका एक नियम होता है कि संख्या रेखा पर जो दाईं वाली गिनती होती है, दाईं वाली संख्या जो होती है वो हमेशा बाएं वाली संख्या से बड़ी होती है। अगर मैं पूछूं +2 और +3 में कौन बड़ी है, तो संख्या रेखा पर दाईं वाली गिनती बड़ी होती है, तो 3 बड़ा रहेगा। 1 और 2 में क्या बड़ी है, तो 2 बड़ी संख्या रहेगी। 0 और 1 में 1 बड़ी रहेगी। अब अगर पूछ लिया जाए -1 और 0 में कौन बड़ी है, तो 0 दाईं तरफ है तो 0 बड़ा रहेगा।
बताया मैं कि ऋण पूर्णांक से शून्य पूर्णांक और धन पूर्णांक हमेशा बड़े रहते हैं। तो -1 और -2 में कौन बड़ी रहेगी? दाईं तरफ -1 है तो -1 बड़ा रहेगा। इसी इसी तरह इसी तरह हो जाएगा अगर मैं पूछ लूँ -100 और -1, -100 और -1 में कौन बड़ी संख्या है? तो -1 यहाँ पर है, मतलब दाईं तरफ, 100 इधर बाईं तरफ बहुत दूर पर होगा, तो -1 बड़ी रहेगी। ऋणात्मक संख्या जितनी बड़ी होती है उतनी ही छोटी होती है। ठीक है, अब इसके बाद अगली संख्या समझते हैं। सम संख्या। सम संख्या यानी इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है? जो संख्या 2 से विभाजित हो जाती है, 2 से कट जाती है, उसे सम संख्या कहते हैं। और विषम संख्या क्या होती है? जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है उसे विषम संख्या कहते हैं। सम संख्या का एक हम समझ लेते हैं उदाहरण, मतलब कि उदाहरण सहित परिभाषा दूसरी तरह से। जिस संख्या के अंत में जिस संख्या के अंत में 2, 4, 6, 8, 0 इनमें से कोई आता है, कोई भी आता है, 2, 4, 6, 8, 0 इनमें से कोई भी आता है, तो वो सम संख्या कहलाती है। जैसे मैं उदाहरण लिख देता हूँ, 24, 26, ये जो है किसी भी संख्या में, चाहे वो कितनी बड़ी हो या कितनी भी छोटी हो, अगर उसके लास्ट में 2, 4, 6, 8, 0 इनमें से कोई भी है तो वो सम संख्या देखते ही आप बता देंगे। अब इसके बाद हम समझ लेते हैं विषम संख्या क्या होती है। विषम संख्या, जिसे इंग्लिश में ऑड नंबर भी बोलते हैं, जिस संख्या के अंत में संख्या के अंत में 1, 3, 5, 7, 9 इनमें से कोई भी आता है तो वो संख्या विषम होती है। एक परिभाषा इसकी ये होती है सम और विषम की, कि जो संख्या 2 से विभाजित हो जाती है वो सम संख्या होती है, जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है वो विषम संख्या होती है। तो उस परिभाषा से मतलब अगर कोई बड़ी संख्या दे दिया है, जैसे मान लीजिए इतनी बड़ी संख्या दे दिया है, उस परिभाषा से अगर चेक करना रहेगा तो आपको पहले 2 से भाग देना पड़ेगा, कि 2 से कटेगी तो सम संख्या रहेगी, नहीं कटेगी तो विषम संख्या रहेगी। भाग देने में ही इतने नीचे तक आ जाएगा। इस परिभाषा से आप देखते ही बता देंगे कि वो सम संख्या है कि विषम संख्या है। तो जिस संख्या के अंत में 2, 4, 6, 8, 0 आता है तो इसमें 0 है, तो यानी ये सम संख्या है। अगर इसके अंत में 2, 1, 3, 5, 7, 9 इनमें से कोई आता है तो विषम संख्या होगी। अब ये विषम संख्या हो गई। ठीक है, किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 1, 3, 5, 7, 9 आ जाए तो आप देखते ही बता दीजिएगा कि वो विषम संख्या है, यानी ऑड नंबर। इसके बाद आता है भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या, जिसे कंपोजिट नंबर भी बोलते हैं, जिसे कंपोजिट नंबर भी बोलते हैं। भाज्य संख्या वह संख्या होती है जो एक व स्वयं तथा किसी तीसरे या तीसरी संख्या से कट जाए या विभाजित हो जाए, वह भाज्य संख्या कहलाती है। भाज्य संख्या जो एक और स्वयं और किसी अन्य तीसरी संख्या से जो कट जाता है, एक और स्वयं को छोड़ करके किसी तीसरी संख्या से कट जाता है, उसे भाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे 1 है तो केवल 1 से ही कटेगा, 2 है तो केवल 1 और 2 से ही कटेगा, 1 और 2 से। 3 है तो केवल 1 और 3 से कटेगा। 4, 1, 2 और 4। अब इसमें जो है एक तरह से बोल सकते हैं भाज्य संख्या जिसके 3 गुणनखंड प्राप्त होते हैं, मतलब कि 3 गुणनखंड प्राप्त होते हैं, उसे भाज्य संख्या बोलते हैं। मतलब इसमें 1 से भी कट रही है
स्वयं से भी कट रही है और किसी तीसरी संख्या से भी कट रही है, तो ये भाज्य संख्या हो जाएगी। भाज्य संख्या स्वयं और एक के सिवाय किसी और संख्या से अगर कट जाती है तो भाज्य संख्या कहलाती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, ये सब संख्याएं भाज्य संख्याएं। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 और सबसे बड़ी अनंत होती है। ठीक है, अब इसके बाद आता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या में बस थोड़ा सा परिवर्तन रहेगा भाज्य संख्या से। अभाज्य अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर बोलते हैं। प्राइम नंबर जो संख्या एक व स्वयं से केवल कटे, केवल जो संख्या केवल एक व स्वयं से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। कैसे? जो संख्या केवल एक व स्वयं से कटे वो अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे हो गया 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। आप इसे ये भी बोल सकते हैं कि जो एक व स्वयं के सिवा किसी अन्य के पहाड़े में ना आए। ठीक है, इसको जब करेंगे तो एक व स्वयं से कटेगी, एक व स्वयं से कटेगी, एक व स्वयं से कटेगी, एक व स्वयं से कटेगी। मतलब एक व स्वयं के सिवा किसी तीसरे के पहाड़े में जो नहीं आती है वो होती है अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे बड़ी अनंत होती है। अब इसमें एक की चर्चा नहीं हुई, एक सम है, मतलब एक भाज्य है कि अभाज्य है। पीछे जो भाज्य पढ़ा है उसमें मैं चर्चा नहीं किया कि एक भाज्य है कि अभाज्य है। भाज्य की परिभाषा होती है कि जो संख्या एक स्वयं या किसी अन्य तीसरे से कटे या जिसके 3 गुणनखंड हो तो वो भाज्य रहेगी। इसमें भी वो मतलब नियम नहीं लग रहा है। और अभाज्य में क्या है? एक व स्वयं से कटे अर्थात इसके 2 गुणनखंड हो। जैसे इसका हो गया 1, 7 तो इसके 2 गुणनखंड हो गए। एक केवल एक से कटता है तो एक अगर पूछा जाएगा कि एक भाज्य है कि अभाज्य है तो एक ना तो भाज्य है, ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य, और ना ही अभाज्य। सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4 और सबसे बड़ी अनंत भाज्य संख्या अनंत होती है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है और सबसे बड़ी अनंत होती है। और एक ना तो भाज्य होती है और ना ही अभाज्य होती है। इसके बाद अगली संख्या होती है, समझ लेते हैं, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर से पहले हम समझ लेते हैं फ्रैक्शन नंबर। ठीक है, फ्रैक्शन नंबर, फ्रैक्शन फ्रैक्शन नंबर यानी भिन्न संख्या। भिन्न संख्या किसे कहते हैं? भिन्न संख्या का 3 रूल रहता है, इसमें देख लेते हैं। जिस संख्या को p/q के रूप में, जिस संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सके, जहां p और q दोनों धनात्मक हों यानी धन पूर्णांक हों, q के जगह पर कभी भी 0 ना हो, यानी q इज नॉट इक्वल टू 0। p/q का मतलब अंश और बटे हर के रूप में। p जो है इसमें अंश है, बीच वाला ये जो है इसे बटा बोलते हैं, q जो है इसे हर बोलते हैं। q के जगह पर कभी भी 0 नहीं रहेगा तो उसे बोलेंगे भिन्न संख्या। भिन्न संख्या मतलब जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके। जैसे मैं लिख देता हूँ 1/2, 2/3, 4/5। और दूसरा नियम है p और q दोनों धनात्मक हो, मतलब ये धनात्मक हैं। अगर यहाँ पर कहीं पर ऋण लगा दूं मैं तो ये भिन्न संख्या नहीं रह जाएगी। ठीक है,
तो ये दोनों धनात्मक रहने चाहिए, मतलब ऋण इसमें नहीं रहना चाहिए। और क्यू की जगह अगर मैं लिख दूं 4/0, 4 अगर मैं 0 लिख देता हूं तो भी ये भिन्न संख्या नहीं रहेगी। भिन्न संख्या p/q के रूप में हो, मतलब अंश बटे हर के रूप में हो, और अंश और हर p और q दोनों धन पूर्णांक हो, और q के जगह पर मतलब हर में कभी भी 0 नहीं रहना चाहिए। अब इसके बाद समझ लेते हैं परिमेय संख्या। परिमेय परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या में भी यही परिभाषा रहेगी, केवल थोड़ा सा परिवर्तन रहेगा। इसमें भी जिस संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सके, और जहां पर p और q उसमें धन पूर्णांक था, फ्रैक्शन संख्या, फ्रैक्शन नंबर यानी भिन्न संख्या में धन पूर्णांक था p और q, लेकिन यहाँ पर कोई भी पूर्णांक हो, कोई भी पूर्णांक का मतलब धन पूर्णांक हो या ऋण पूर्णांक हो या शून्य पूर्णांक हो, कोई भी पूर्णांक हो, ठीक है, और q के बराबर 0 नहीं रहना चाहिए। इसमें भी वही नियम लगेगा, मतलब हर में 0 नहीं रहना चाहिए। इसे हम लिख सकते हैं 1/2, -1/2, 4/5, 6/8, 0/20, कामा 0। अब ये जो हो गया, इसमें देखिए ये धन पूर्णांक है, ये भी धन पूर्णांक है, ये भी धन पूर्णांक है, ये ऋण पूर्णांक है, और ये दोनों शून्य पूर्णांक है, शून्य पूर्णांक। तो इसमें पूर्णांक कोई भी पूर्णांक हो, मतलब तीनों पूर्णांक आ गए, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और शून्य पूर्णांक। और अगर मैं कहीं पर लिख दूं 5/0, तो ये परिमेय संख्या नहीं रहेगी, इसका मान आएगा अनंत, या जिसे बोलेंगे अपरिभाषित। ठीक है, परिमेय संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, p और q धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, और शून्य भी हो सकता है, तो ये हो जाएगा परिमेय संख्या। अब इसके बाद आता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या में यहाँ पर परिमेय संख्या में लिखा जा सके, जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, और अपरिमेय में रहेगा ना लिखा जा सके। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या जिसे p/q के रूप में ना लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। और साधारणतः समझ लेते हैं, हम लोग अभाज्य संख्या पढ़े हैं, 2, 3, 5, 7, फिर उसके बाद 11, 13, 17, 19। अगर अभाज्य संख्या को करड़ी में लिख दिया जाए, अगर अभाज्य संख्या को करड़ी में लिख दिया जाए तो इसे बोलेंगे अपरिमेय संख्या। जिसका पूर्णतः वर्गमूल नहीं निकल सकता। दशमलव में आएगा, ठीक है, दशमलव में अगर इसका निकालेंगे वर्गमूल तो दशमलव में आएगा। अपरिमेय संख्या मतलब अभाज्य संख्या अगर करड़ी में लिखी जाती है तो उसे अपरिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे करड़ी में 2, करड़ी में 3, करड़ी में 5, तो ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या भी समझ लिए, जिसे p/q के रूप में ना लिखा जा सके, करड़ी में 2, करड़ी में 3, करड़ी में 5, और अभाज्य संख्या अगर करड़ी में रहती है तो उसे अपरिमेय संख्या बोलते हैं। इसके बाद समझ लेते हैं वास्तविक संख्या किसे कहते हैं और काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर।
रियल नंबर बोलेंगे वास्तविक संख्या को। वास्तविक संख्या परिमेय संख्या जो हम लोग पढ़े हैं, परिमेय प्लस अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय आज तक हम लोग जितनी भी संख्या पढ़े हैं, परिमेय अपरिमेय में सभी आ जाएंगी। अभी तक जितनी भी पढ़े हैं सब परिमेय और अपरिमेय में आ जाएंगी। तो वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह होता है। मतलब कि परिमेय संख्या को भी वास्तविक संख्या बोल सकते हैं, अपरिमेय संख्या को भी वास्तविक संख्या बोल सकते हैं। अब इसके बाद आता है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या क्या होती है? काल्पनिक संख्या करड़ी में अगर कोई भी संख्या माइनस में हो, करड़ी में अगर कोई भी संख्या माइनस में हो तो उसे बोलते हैं काल्पनिक संख्या। ज़्यादा से ज़्यादा आप संख्याएं देखे होंगे, धनात्मक हो सकती हैं या तो ऋणात्मक हो सकती हैं या तो शून्य हो सकती हैं या तो बटे के रूप में हो सकती हैं या तो करड़ी में हो सकता है। मान लीजिए यहाँ पर 2 लिख देता हूँ। अगर ये बाहर माइनस है तब तो ये मान लीजिए अपरिमेय रहेगी, अपरिमेय संख्या रहेगी। जैसे बाहर अगर माइनस है तो ये अपरिमेय है। अगर अंदर माइनस हो गया किसी भी संख्या में, अगर करड़ी में अंदर माइनस के साथ है, जैसे मैं यहाँ पर -16 भी लिख देता हूँ। अगर अंदर करड़ी में माइनस के साथ कोई भी संख्या है तो इस संख्या को काल्पनिक संख्या बोलते हैं। और करड़ी में जो संख्या माइनस में नहीं रहेगी, केवल इन्हीं संख्याओं को छोड़ करके, इस प्रकार की संख्याओं को छोड़ करके जितनी भी संख्याएं होती हैं सब वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में।